साल 1975 मुंबई की एक सुनसान सड़क पर एक एम्बुलेंस पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। सायरन की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही है। अंदर एक आदमी पड़ा है, खून में लथपथ, सांसें उखड़ रही हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। और इसी एम्बुलेंस के अंदर दो गार्ड बैठे हैं, लेकिन इन दोनों के चेहरों पर न तो चिंता है न ही घबराहट। इनकी आंखों में तो कुछ और ही चमक रही है। एक गार्ड कहता है, ये मरेगा, पक्का मरेगा। दूसरा हंसते हुए बोलता है, नहीं भाई, ये बचेगा, 50 गुना पैसा लगा लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। एक मरते हुए इंसान की जिंदगी पर ये दोनों गार्ड सट्टा लगा रहे हैं। 5 रुपए लगाओ, 250 रुपए जीत लो। पर रुकिए, ये कोई मामूली आदमी नहीं है जो एम्बुलेंस में पड़ा है। ये वो शख्स है जिसने इस पूरे मुल्क को जुए का चस्का लगाया था। ये वो इंसान है जिसके पास इतना पैसा था कि हिंदुस्तान का रिजर्व बैंक भी उसके सामने छोटा पड़ जाता था। मजदूर से लेकर घर की गृहिणी तक, स्टूडेंट से लेकर मिनिस्टर तक, हर कोई इसके जाल में फंसा हुआ था। इसका नाम था ब्रिज भट्टी और इसकी कहानी है मटका किंग की कहानी। एक आम सूती मिल का मजदूर कैसे बना बॉम्बे का सबसे बड़ा जुआरी, कैसे खड़ा किया उसने गैम्बलिंग का ऐसा साम्राज्य जिसके आगे सरकार भी घुटने टेकने लगी, और फिर कैसे उसी साम्राज्य ने उसे खुद तबाह कर दिया। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। धोखा है, प्यार है, दोस्ती है, गद्दारी है, और है एक ऐसा खेल जिसमें हर कोई हारा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रही है मटका किंग की पूरी कहानी। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है साल 1964 की। बॉम्बे शहर, जिसे उस वक्त सपनों का शहर कहा जाता था, पर सच कहूं तो ये शहर सपने दिखाता कम था और उन्हें तोड़ता ज्यादा था। यहाँ हर कोई दौड़ रहा था, पैसे के पीछे, इज्जत के पीछे, जिंदगी के पीछे। और इसी भीड़ में एक आदमी था, ब्रिज भट्टी। ब्रिज एक टूटी फूटी कॉलोनी में अपनी बीवी के साथ किराए पर रहता था। काम करता था एक कॉटन मिल में, यानी सूती कपड़े की मिल में। तनख्वाह इतनी कम थी कि महीने का अंत आते आते जेब खाली हो जाती थी। घर चलाना किसी जंग लड़ने जैसा था। एक सुबह ब्रिज काम पर जाने के लिए निकला। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही सामना हुआ अपने मकान मालिक पोद्दार सेठ से। पोद्दार का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने चिल्लाकर कहा, ब्रिज, आज महीने की 11 तारीख हो गई है और तूने अभी तक किराया नहीं दिया। आज के आज किराया चाहिए, वरना सामान बाहर फेंक दूंगा। ब्रिज का चेहरा उतर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, सेठ जी, दे दूंगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। पर पोद्दार के पास टालने का कोई बहाना नहीं चला, वो अड़ गया। तब ब्रिज ने एक दिमाग वाली चाल चली। उसने कहा, सेठ जी, सुना है आप मार्केट में 3 नए घर बनवा रहे हो, पर आपके पास तो पहले से ही 180 घर हैं। और उनकी हालत क्या है? छतें टपक रही हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं, सीढ़ियां ऐसी हैं कि कोई भी गिरकर मर सकता है। अगर मैंने ये सब बातें नए किराएदारों को बता दी तो कोई भी आपका घर देखने तक नहीं आएगा। पोद्दार सेठ का चेहरा फीका पड़ गया। उसने तुरंत तेवर बदले और कहा, अच्छा ठीक है, 20 तारीख तक दे देना। दोस्तों, ये था 1964 का बॉम्बे। यहाँ कोई किसी को 1 इंच भी छूट नहीं देता था। यहाँ का नियम बड़ा सीधा था, या तो तुम किसी को धक्का देकर पानी में गिराओ या कोई तुम्हें गिरा देगा। यहाँ जीने के लिए हर मोर्चे पर मजबूत होना जरूरी था। अब जरा जमाने के बॉम्बे की कहानी समझिए। उस वक्त बॉम्बे में सूती मिलों का जबरदस्त बोलबाला था। हजारों मजदूर इन मिलों में खून पसीना एक करते थे, पर तनख्वाह बहुत कम। तो दिन भर की थकान मिटाने के लिए और थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाने की उम्मीद में ये मजदूर रोज 10 से 20 पैसे का जुआ खेलते थे। अब आप सोच रहे होंगे 10-20 पैसे का क्या जुआ, पर याद रखिए ये 1964 की बात है। उस जमाने में 10-20 पैसों की भी बहुत कीमत थी। और इस जुए का पूरा सिंडिकेट चलाता था कौन? वही मिल मालिक, लालजी भाई। ये जुआ असल में शुरू हुआ था न्यूयॉर्क के कॉटन मार्केट से। वहाँ कपास के दाम ऊपर नीचे होते और उसी पर बॉम्बे में सट्टा लगाया जाता। पर जब न्यूयॉर्क ने ये सट्टा बंद कर दिया तो लालजी भाई ने अपना एक नया सिस्टम बना लिया। नियम सीधा था, दिन भर में मजदूर अपनी मर्जी से एक ताश का नंबर चुनते और उस पर पैसे लगाते। शाम को ड्यूटी खत्म होते ही मैनेजर एक ताश उठाता और जिसका नंबर मैच हो जाता वो जीत जाता। और इस सिस्टम का मैनेजर कौन था? जी हाँ, हमारा हीरो ब्रिज भट्टी। मकान मालिक वाला झगड़ा निपटाकर ब्रिज मिल पहुंचा। उसने सीधा अकाउंटेंट से पूछा, मेरी तनख्वाह बढ़ी क्या? जवाब मिला, नहीं। ब्रिज का दिल बैठ गया। सोचो दोस्तों, पूरे 3 साल से उसकी तनख्वाह में 1 पैसा भी नहीं बढ़ा था। तभी उसकी नजर गई एक औरत पर। एक सभ्य सी दिखने वाली गृहिणी, कांपते हाथों से डरी हुई सी जुए की जगह पर खड़ी थी। उसने 5 नंबर पर पूरे 50 रुपए का दांव लगा दिया। पूरी भीड़ सन्न रह गई। 50 रुपए उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। ब्रिज को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत बैटिंग बंद करवाई और लालजी भाई को इत्तला की कि ड्रॉ का टाइम हो गया है। पर लालजी भाई ने जवाब दिया, ड्रॉ तब होगा जब मैं चाहूंगा। वो अंदर गया, सारे रिकॉर्ड देखे और समझ गया कि सबसे ज्यादा पैसा 5 नंबर पर लगा है और सबसे कम 7 नंबर पर। उसने बाहर आकर ब्रिज को इशारा किया, कार्ड शफल करते वक्त 7 नंबर को विनर बनाना। ब्रिज के हाथ में तो 5 नंबर का कार्ड पहले से ही आ चुका था, पर मालिक का हुक्म था। मजबूरी में उसने 7 नंबर का कार्ड उठाकर उसे विजेता घोषित कर दिया। और वो औरत जिसने 50 रुपए लगाए थे, उसका तो दिल ही बैठ गया। चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद ब्रिज उस औरत को पास के एक होटल में ले गया। एक गर्म चाय दी और नरम आवाज में पूछा, बहन जी, इतना बड़ा दांव क्यों लगाया आपने? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबकते हुए बोली, भाई साहब, मेरे पति बहुत बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ब्रिज का दिल पिघल गया। उसने कहा, बहन, ये जुआ अब ईमानदार नहीं रहा, सब लालजी भाई के कंट्रोल में है। और उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस औरत को दे दिए। फिर कहा, प्रॉमिस करो अब कभी जुए के आसपास भी नहीं आओगी। औरत ने रोते हुए कहा, भाई साहब, मैं ये कर्ज जरूर चुकाऊंगी, एक दिन जरूर चुकाऊंगी। याद रखना दोस्तों इस औरत को, क्योंकि कहानी में ये एक मोड़ लेकर आएगी। शाम को ब्रिज घर लौटा। उसकी बीवी गर्भवती थी। थोड़ी देर के लिए उसका मन हल्का हुआ, पर घर में एक और आदमी रहता था, ब्रिज का छोटा भाई लच्चू। अब लच्चू कैसा था? बिल्कुल बिगड़ा हुआ, न कोई
काम न कोई धंधा, बस दिन भर ताश और आवारागर्दी। उसी वक्त दरवाजा जोर से पीटा गया। अंदर घुसा एक गुंडा। बोला, जिनू मास्टर ने लच्चू को बुलाया है। जिनू मास्टर का नाम सुनते ही लच्चू के होश उड़ गए। सच्चाई ये थी कि लच्चू ने जिनू से 5,000 रुपए सूद पर उधार लिए थे और चुका नहीं पा रहा था। डर के मारे वो पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ और सीधा घर आ गया, पर जिनू और उसके आदमी पीछा करते हुए घर तक पहुंच गए। ब्रिज की आंखों के सामने ही उन्होंने लच्चू को पीटना शुरू कर दिया। जिन्होंने तो हद कर दी, उसने लच्चू की उंगली काटनी शुरू कर दी। भाई को बचाने के लिए ब्रिज ने चिल्लाकर कहा, रुको, मैं पैसे दूंगा, 5,000 के बदले 10,000 दूंगा। जिनू रुक गया, खून से सनी उंगली को छोड़ दिया। ब्रिज को 10 दिन का वक्त दिया और चेतावनी दी, अगर 10 दिन में पैसे नहीं मिले तो ब्रिज तेरा हाथ काट दूंगा। दोस्तों जरा सोचो, पहले ही घर का खर्च चलाना मुश्किल था और अब 10,000 का बोझ, वो भी सिर्फ 10 दिनों में। ब्रिज का सिर चकरा गया, फिर भी उसने लच्चू को हॉस्पिटल ले जाकर उंगली पर पट्टी बंधवाई और मन ही मन लच्चू पर बहुत गुस्सा भी आया। ये बेवकूफ रातों रात अमीर बनने के चक्कर में स्टॉक मार्केट में पैसे लगाकर सब डुबा चुका था। अगले दिन ब्रिज मिल पहुंचा, लालजी भाई से मिन्नतें की, साहब बीवी बीमार है, पैसे चाहिए। लालजी भाई का जवाब, एक जोरदार डांट, काम पर ध्यान है नहीं, बस पैसा पैसा करते हो, चलो हटो यहाँ से। ब्रिज खाली हाथ लौट आया। अब पैसे आए तो आए कहाँ से? जुए में खेलने से भी फायदा नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो लालजी भाई खुद कंट्रोल करता है। 3 दिन यूं ही बीत गए, अब सिर्फ 7 दिन बचे थे। ब्रिज ने सोचा, एक आखिरी बार लालजी भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ। उस दिन हॉर्स रेस थी, बड़ी बड़ी बाजियां लगने वाली थी। लालजी भाई वहाँ मौजूद था। ब्रिज भी पहुंच गया, पर अंदर घुसना इतना आसान कहाँ था। गार्ड्स ने उसे रोका, यहाँ सिर्फ अमीर लोग आते हैं, तू कहाँ घुसा आ रहा है? किसी तरह ब्रिज अंदर घुसा। उसकी नजर पड़ी एक नंबर के घोड़े पर। उसे देखकर उसने समझ लिया कि इस घोड़े को खास ट्रेनिंग दी गई है, पर वो क्या करे, उसके पास तो बाजी लगाने के पैसे भी नहीं थे। दूर से उसने लालजी भाई को आवाज दी, साहब पैसे चाहिए, इतनी भीड़ में पैसे मांगना। लालजी भाई आग बबूला हो गया, गालियां देने लगा। ब्रिज भी भड़क गया, पलटकर जवाब दिया, बस फिर क्या था। लालजी भाई ने गार्ड्स को इशारा किया और धक्का देकर ब्रिज को बाहर फेंकवा दिया। ब्रिज गिर पड़ा, हाथ से खून बहने लगा। वो वहीं सड़क पर बैठा था, पर किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तभी एक नाजुक सी आवाज आई, आपको चोट लगी है, ये रुमाल लीजिए। ब्रिज ने ऊपर देखा, एक खूबसूरत औरत खड़ी थी, नाम था गुलरुख। ब्रिज ने उसे धन्यवाद कहा और एक सलाह दी, अगर बाजी लगानी है तो 1 नंबर के घोड़े पर लगाइए, वही जीतेगा। गुलरुख की भी अपनी एक कहानी थी। 1 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। ससुराल वालों ने उसे अपशगुनी अभागी कहकर निकाल दिया था। उसे खुद पर से भरोसा उठ गया था कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है, पर ब्रिज की बात सुनकर उसे कुछ जिज्ञासा हुई। उसने 1 नंबर के घोड़े पर बाजी लगा दी और वाकई में वो घोड़ा जीत गया। उस एक पल में गुलरुख का आत्मविश्वास वापस आ गया। उसे एहसास हुआ उसकी किस्मत इतनी खराब भी नहीं है। अब बात करते हैं ब्रिज की। लालजी भाई से झगड़े की सजा मिली, मैनेजर से डिमोट करके उसे मजदूर बना दिया गया। ब्रिज पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसके पास आया एक और मजदूर, डगड़ू। डगड़ू का एक पैर लंगड़ा था, इसलिए कोई उसे काम नहीं देता था, पर कुछ दिन पहले ब्रिज ने उसे मौका दिया था, इसलिए डगड़ू ब्रिज का आभारी था। ब्रिज ने डगड़ू से अपना दर्द बांटा और फिर ठान लिए कि मैं लालजी भाई का ये फ्रॉड साम्राज्य तबाह कर दूंगा। रात को घर जाकर ब्रिज ने अपनी बीवी से गहने मांगे। अगले दिन उसने खुद का जुआ शुरू कर दिया। डगड़ू के जरिए मिल और बाजार में खबर फैलाई, यहाँ ईमानदार जुआ है, 1 रुपए पर 9 रुपए रिटर्न। पर सिर्फ 4-5 लोग आए, कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। नए होने की वजह से लोग भरोसा नहीं कर रहे थे। ब्रिज चिंतित होकर घर लौटा। जिन्नू को पैसे देने के सिर्फ 5 दिन बाकी थे। घर पहुंचा तो देखा कॉलोनी में मासिक लॉटरी चल रही है। एक मटके के अंदर पर्चियां थी, नाम निकाला जाता था। ब्रिज की बीवी उदास थी, क्योंकि फिर से उसका नाम नहीं निकला। इस बार प्रजागता साबनीस का नाम निकला था। ब्रिज ने चुपके से वो मटका उठाया और घर आ गया। बाकी की पर्चियां खोलकर देखी और हैरान रह गया। सारी पर्चियों पर एक ही नाम लिखा था, प्रजागता साबनीस, यानी पूरी लॉटरी ही एक स्कैम थी। इस बात ने ब्रिज के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया डाल दिया। उसे समझ आ गया पूरी दुनिया में जुआ कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। अगले दिन वो नए आइडिया के साथ अपने अड्डे पर पहुंचा। आज कुछ लोग आए थे। उसने देखा 7 नंबर पर कोई पैसा नहीं लगा और 2 नंबर पर सिर्फ 10 पैसे। अब आइए ब्रिज का मास्टर स्ट्रोक देखिए। सबसे पहले उसने ताश की गड्डी में से राजा, रानी और जोकर के कार्ड्स निकाल दिए। बोला, देखो भाइयों, इनमें कोई नंबर नहीं होता। अगर ये कार्ड निकल आए तो तुम सब हारते हो, तो फिर ये रखे ही क्यों जाए। फिर उसने कार्ड्स को बार बार शफल किया और हर बार 7 या 2 नंबर ही उठा लाया। लोगों को दिखाया कि हाथ की सफाई से कैसे धोखा दिया जाता है। फिर बोला, देखो मेरे खेल में सब कुछ पारदर्शी होगा। कार्ड शफल करने के बाद टेबल पर रख दूंगा। जिस किसी ने पैसे लगाए वो खुद अपने हाथ से कार्ड उठाएगा, यानी अपनी किस्मत खुद तय करोगे। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से लोग टूट पड़े, भीड़ बढ़ने लगी। ये खबर लालजी भाई तक पहुंची। उसने अपने चमचे सांबा को भेजा 300 रुपए के साथ। सांबा ने 3 नंबरों पर 100 रुपए लगा दिए। ब्रिज की सांसें अटक गईं। इतनी बड़ी बाजी, अगर जीत गया तो अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, पर किस्मत ने ब्रिज का साथ दिया। सांबा हार गया। ब्रिज ने खेल को और मजेदार बनाने के लिए एक नियम जोड़ा, 2 राउंड्स, शाम 6 बजे और रात 9 बजे। और अगर 9 बजे वाले ड्रॉ में जोड़ा नंबर निकला तो 90 गुना रिटर्न, यानी 1 रुपए पर 90 रुपए, 100 रुपए पर 9,000 रुपए। इस लालच का फायदा लालजी भाई ने उठाया। इस बार सांबा को 1200 रुपए के साथ भेजा। सांबा ने हर नंबर पर 100 रुपए और बाकी जोड़े पर लगा दिए। पहले राउंड में ही उसके 900 रुपए वसूल हो गए। अब बचा था दूसरा राउंड, और अगर जोड़ा निकल गया तो ब्रिज बर्बाद। और वाकई बदकिस्मती ने ब्रिज को घेर लिया। दूसरे राउंड में सांबा का जोड़ा नंबर निकल गया। लालजी भाई ने 9,000 रुपए का इनाम जोड़ मूल पैसा मिलाकर पूरे 9,900 रुपए जीत लिए। ये पैसे देने में ब्रिज की सारी कमाई खत्म, ऊपर से कर्ज भी लेना पड़ा। लालजी भाई तो खुशी से पागल। देखा कैसे झुकाया इसको। ब्रिज की हालत पतली, कैश खत्म और जिन्नू मास्टर की डेडलाइन भी आज खत्म। फिर भी जितना हो सका इकट्ठा करके जिन्नू के पास पहुंचा। जिन्नू ने कम पैसे देखकर आग बबूला होकर कहा, ये क्या है, इतने कम। ब्रिज ने वक्त मांगा। जिन्नू भड़का, तू ये धंधा करके पैसे कभी चुका पाएगा, पागल है क्या? एक राउंड में 9,000 कोई हारता है। तब ब्रिज ने अपनी जादूगरी शुरू की। बोला,
बोला, सुनो जिनू भाई, मैं ईमानदारी से खेलता हूँ, इसीलिए लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। लोग लालच में आकर बार बार आएंगे। कभी कभी मैं हारूंगा पर मैक्सिमम बार जीतूंगा। पर अभी इस धंधे को चलाने के लिए पैसे चाहिए, तुम मुझे उधार दो। जिन्नू कुछ पल सोचता रहा। ब्रिज की बातों में दम था, उसने हाँ कर दी। अब ब्रिज ने अपना खेल बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। मार्केट में जुआ चलाकर एक बड़ा गोदाम किराए पर ले लिया। दग्गू पूरे बॉम्बे में प्रचार करने लगा। टारगेट कौन थे? शहर की 50 टेक्सटाइल मिलों के लगभग 2 लाख मजदूर और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रातों रात अमीर बनना चाहते थे। ब्रिज ने एक और मास्टर आइडिया निकाला। उसने कहा, अब से ड्रॉ मटके में होगा। क्यों? क्योंकि शहर के हर घर में मटका होता था। जब भी लोग घर में मटका देखेंगे, ब्रिज के खेल की याद आएगी और उसी से जन्म हुआ इस खेल का नाम मटका। ब्रिज ने नियम में थोड़ा सा ट्विस्ट भी डाला। अब 3 कार्ड्स उठाए जाते, उनके नंबरों का योग निकालते। योग के आखिरी अंक पर जिसकी बाजी लगी है वो जीतता। जैसे अगर कार्ड्स निकले 7, 3 और 6, योग हुआ 16। 16 का आखिरी अंक है 6, तो 6 वाला विजेता। यही प्रक्रिया शाम 6 बजे और रात 9 बजे दोनों राउंड में चलती। मिलाकर अगर दोनों राउंड के नंबर मान लो 6 और 9 पर बाजी लगाई हो तो 1 रुपए पर 90 रुपए मिलते। फिर भी ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे। ब्रिज ने फिर नया रूल जोड़ा, सिंगल पना, डबल पना, ट्रिपल पना। अगर सेम डबल कार्ड निकला तो 300 गुना रिटर्न, सेम ट्रिपल कार्ड निकला तो 1000 गुना रिटर्न, यानी 1 रुपए पर पूरे 1000 रुपए। लोग नियम समझे या ना समझे, लालच में टूट पड़े। हर तरफ बस एक ही चर्चा, ब्रिज का मटका, ब्रिज का मटका। देखते ही देखते ब्रिज का धंधा आसमान छूने लगा। टेलीफोन मेलीफोन लगाकर उसने पूरे बॉम्बे को अपने जाल में फंसा लिया। एक दिन गुलरुख गोदाम के सामने से गुजर रही थी। उसने ब्रिज को देखा, रुकी, नीचे उतरी। उसने धन्यवाद कहा। उस दिन आपने 1 नंबर के घोड़े की टिप दी थी, कमीशन लेंगे? ब्रिज ने मना कर दिया। पर गुलरुख इस नए गेम में दिलचस्पी लेने लगी। उसने 500 रुपए की बाजी लगा दी। थोड़ी देर बाद दूसरे राउंड का ड्रॉ हुआ। कार्ड्स निकले 3, 6 और 8। योग हुआ 17, यानी विजेता नंबर 7। पर जनता को नियम कहाँ पता। सबने देखा आखिरी कार्ड 8 का तो मान लिया 8 जीता। भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया, हम जीते, हम जीते। चीख पुकार मारपीट। गुलरुख ये सब देखकर हंस रही थी, उसे मजा आ रहा था। जब असली विजेता को पैसे देने की बारी आई तो ब्रिज के पास 4000 रुपए कम पड़ गए। गुलरुख आगे आई, मैं देती हूँ। ब्रिज संकोच करने लगा, पर गुलरुख ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ब्रिज ने हामी भर दी और इसी हंगामे में वहाँ मौजूद था एक पत्रकार, टीपी डिसूजा। डिसूजा के मन में जुए के लिए नफरत कूट कूट कर भरी थी, क्योंकि जुए की लत ने उसके छोटे भाई की जिंदगी तबाह कर दी थी। डिसूजा ने अपने अखबार के बॉस को फोन किया, सर एक बड़ी स्टोरी है, मटका गैम्बलिंग शहर में तबाही मचा रहा है। बॉस ने झड़क दिया, ये कोई स्टोरी नहीं है, छोड़ दे। पर डिसूजा हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने एक दोस्त के अखबार में वो स्टोरी छपवा दी और नतीजा, रातों रात ब्रिज भट्टी का नाम पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। मटका गैम्बलिंग का प्रचार अब घर घर में होने लगा। ब्रिज की तरक्की देखकर लालजी भाई जल भुन गया। उसने सांबा को 8000 रुपए के साथ भेजा। उसमें से 4000 सिंगल पना पर, जीते तो 6 लाख रुपए, और 4000 ट्रिपल पना पर, जीते तो पूरे 40 लाख रुपए। अगर ये बाजी जीत गई तो ब्रिज का सफाया तय। जिस आदमी के पास 40,000 देने की कुव्वत नहीं, वो 40 लाख कहाँ से देगा? ब्रिज ने रिस्क बांटने के लिए कई लोगों को फोन किया, 50-50 पार्टनरशिप कर लो, जीते तो साथ जीते, हारे तो साथ हारे। पर कोई राजी नहीं हुआ। आखिर में ब्रिज ने जिन्नू मास्टर को फोन किया। जिन्नू तैयार हो गया और इस बार किस्मत ने ब्रिज का साथ दिया। लालजी भाई बुरी तरह हार गया। रात हो चुकी थी। ब्रिज और डगलू उस दिन की कमाई लेकर घर लौट रहे थे। तभी अंधेरे से निकले कुछ गुंडे। उन्होंने हमला बोल दिया। उस रात ब्रिज की जान चली जाती अगर डगलू उसके साथ न होता। डगलू लंगड़ा जरूर था पर लड़ाई में उसका कोई जोड़ नहीं था। अकेले ही उसने सारे गुंडों को पीट पीट कर भगा दिया। ब्रिज ने उस रात डगलू का एहसान समझा। अगले दिन गुलरुख ने ब्रिज को अपनी पार्टी में बुलाया। मकसद था एलीट क्लास यानी शहर के बड़े लोगों से ब्रिज की पहचान करवाना, ताकि मटका गेम उनके बीच भी पहुंचे। ब्रिज पार्टी में पहुंचा जरूर, पर थोड़ी देर में ही असहज हो गया। वो बड़े लोगों के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं था। बिना कुछ बताए, बिना गुलरुख को कहे, वो चुपचाप पार्टी से निकल गया। पर गुलरुख नाराज नहीं हुई। उसने अकेले ही पार्टी में मटका गेम की ब्रीफिंग दी। लोगों ने दिलचस्पी से खेला, भारी मुनाफा हुआ। अगली सुबह गुलरुख गोदाम पहुंची। देखा ब्रिज वहीं सो रहा था। उसने रात की कमाई ब्रिज को सौंप दी। इतना पैसा देखकर ब्रिज के होश उड़ गए। एक ही रात में इतना, बस फिर क्या था। ब्रिज के दिमाग में एक नया प्लान आया। उसने गुलरुख से कहा, आज से स्ट्रीट लेवल का मटका मैं संभालूंगा और एलीट क्लास का तुम, हम दोनों पार्टनर हैं। गुलरुख तो पहले से ही तैयार थी। उसने हाँ कह दी। ब्रिज अब सिर्फ बॉम्बे तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने गेम को और मजेदार बनाने के लिए नए नए रूल्स जोड़े और अगले 2 साल में मटका गैम्बलिंग पूरे देश में फैल गई। हर शहर, हर राज्य में मटका का नाम गूंजने लगा। ब्रिज के पास पैसों का पहाड़ जमा होने लगा, पर उसके दुश्मन भी सो नहीं रहे थे। पत्रकार टीपी डिसूजा अब मंत्री की प्रेस ब्रीफिंग में पहुंच गया। उसने सीधा सवाल दाग दिया, साहब इस मटका गैम्बलिंग के बारे में सरकार क्या कर रही है? मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ नहीं बताया, पर बाद में डिसूजा को अकेले में बुलाया। इसके बारे में सब कुछ बताओ। डिसूजा ने सब कुछ उगल दिया, यहाँ तक कि ये भी कि ब्रिज रोजाना कम से कम 1 लाख रुपए कमा रहा है। मंत्री के मुंह में लाल टपकने लगी। 1 लाख रोज, यानी मेरे चुनाव के लिए फंडिंग का इंतजाम हो गया। उसने अपने असिस्टेंट को भेजा, मटका का अड्डा पता करो, और मन ही मन एक प्लान बनाया, खुद का मटका खोलूंगा। इस मंत्री का नाम था प्रताप राव, याद रखिए इसे। इसी बीच ब्रिज की बीवी बरखा कॉलोनी में रोज ताने सुनती थी। जुआरी की बीवी बरखा टूट जाती थी। एक दिन वो बहुत रो पड़ी। ब्रिज ने उस दिन एक ऐतिहासिक फैसला लिया। बीवी का हाथ पकड़ा, बोला चलो आज तुम्हें दिखाता हूँ कि हम कौन हैं। पहले एक शानदार कार खरीदी, फिर दोनों पहुंचे हॉर्स रेस के मैदान पर। वही मैदान जहाँ कुछ साल पहले गार्ड्स ने उसे धक्के मार मार कर निकाला था, पर आज वही गार्ड्स उसे सलाम ठोक रहे थे। ब्रिज सीधा वीआईपी गैलरी में बैठा। बीवी को कहा, देखो आज 3 नंबर का घोड़ा जीतेगा, और वाकई वही हुआ। ब्रिज ने बरखा को समझाया, तुम अब एलीट क्लास की हो, तुम्हें अपना स्टेटस मेंटेन करना है, किसी की बातों को अहमियत मत दो। शान से दोनों घर लौटे। कॉलोनी वाले तो उनकी नई गाड़ी, नए कपड़े देखकर हक्के बक्के रह गए। पर इसी बीच एक खतरनाक मोड़ आया। ब्रिज का छोटा भाई लच्चू कॉलेज में एक लड़की से प्यार करने लगा। नाम था वसुधा। पर बाद में पता चला वसुधा और कोई नहीं, लालजी भाई की बेटी थी।
लालजी भाई ने यह मौका पकड़ लिया, लच्चू से मिलकर उसका ब्रेन वॉश शुरू किया। लच्चू बेटा, ब्रिज ने तुझे अपना नौकर बना रखा है, तू तो आजाद होना चाहिए। अगर तू मटका के रिजल्ट में हेर फेर करके मेरी मदद करे तो मैं तेरी वसुधा से शादी करवा दूंगा, वरना भूल जा उसे। लच्चू लालच में फंस गया। धीरे धीरे उसने मटका से पैसे चुराने शुरू कर दिए, पर डगडू का हिसाब किताब बहुत पक्का था। उसने देखा लगभग 3300 रुपए कम है। लच्चू की बनाई स्लिप से अमाउंट मैच नहीं कर रहा था। ब्रिज समझ गया ये काम लच्चू का है। दोस्तों, तो ये थी मटका किंग की पहली 3 एपिसोड की कहानी। ब्रिज भट्टी अब बॉम्बे का शहंशाह बन चुका था, पर कहानी अभी बाकी है। आगे आप देखेंगे कैसे लच्चू ब्रिज के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, कैसे मंत्री प्रताप राव ब्रिज को नेस्तनाबूद करने की साजिश रचेगा और कैसे ब्रिज अपनी चतुराई से हर मुसीबत से निकलेगा। जब लच्चू घर लौटा तो ब्रिज आग बबूला था। उसने लच्चू को जोरदार फटकार लगाई। पर यहाँ एक बात समझने वाली है दोस्तों, ब्रिज चाहे जुए का कितना ही बड़ा धंधा क्यों न चलाए, वो कभी धोखा नहीं देता था। उसका उसूल सीधा था, इंसान जीते तो अपनी किस्मत से, हारे तो अपनी किस्मत से, हम बीच में कोई हेरफेर नहीं करेंगे। पर लच्चू को भाई की ये बातें चुभी, अच्छी सलाह उसे जहर लगी। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से निकल गया। ब्रिज घर पहुंचा ही था कि अचानक इनकम टैक्स की रेड। अफसर अंदर घुसे, पूरा घर छान मारा, हर कोना, हर अलमारी, हर कोना, पर कुछ नहीं मिला। आखिर में खाली हाथ लौट गए। दोस्तों, ब्रिज इतना चालाक था कि उसने अपने घर में एक पैसा भी नहीं रखा था, सारा पैसा कहीं और छिपा रखा था। ब्रिज जहाँ मटका चलाता था उस जगह का नाम उसने अपने बेटे के नाम पर रखा था, अनमोल बाजार। ये नाम उसके लिए कितना प्यारा था ये तो आप समझ ही सकते हैं। पर अगले दिन अनमोल बाजार के गोदाम के सामने क्या दिखा? एक सरकारी साइन बोर्ड। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जुआ खेलना बंद करें, सरकारी स्कीम में पैसा निवेश करें, जुआ अवैध है। ब्रिज ने ये देखते ही समझ लिया ये कोई आम साइन बोर्ड नहीं है, ये एक सिग्नल है। और इसके पीछे कौन है? वही मंत्री प्रताप राव। ब्रिज ने लच्चू को साथ लिया और सीधा पहुंचा मंत्री के पास। मंत्री का रवैया बहुत रूखा था। अकड़ में कहा, अपना ये सारा धंधा बंद कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। ब्रिज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब आपने तो शराब की दुकानों को भी लीगल कर दिया है, वैसे ही मटका को भी लीगल कर दीजिए, टैक्स लगा दीजिए, मैं ईमानदारी से टैक्स दूंगा। मंत्री सन्न रह गया, ये आदमी कितना चालाक है, पर वो अपनी इज्जत भी नहीं गंवाना चाहता था। ब्रिज की बातें उसके अहंकार पर चोट कर गईं। उसने ठान लिया इस ब्रिज को निस्तनाबूद करना है। पहला वार किया टेलीफोन पर। अब यहाँ एक बात समझिए दोस्तों, अनमोल बाजार का पूरा कम्युनिकेशन टेलीफोन के जरिए होता था। मटका की जितनी भी शाखाएं थीं, सबका रिजल्ट एक ही होता था, मुख्य जगह पर ड्रॉ होता, फिर टेलीफोन से सारे अड्डों पर रिजल्ट पहुंचा दिया जाता। मंत्री ने ब्रिज के नाम के सारे टेलीफोन कनेक्शन खराब करवा दिए। अब ब्रिज का पूरा नेटवर्क ठप हो गया। उधर लालजी भाई भी चुपचाप नहीं बैठा था, उसने भी मटका के नाम पे एक नई दुकान खोल दी। अब वो भी वही गेम खेलने लगा जो ब्रिज खेल रहा था। ब्रिज ने सोचा इस लालजी भाई को अब बात करके समझाना पड़ेगा। उसने एक 5 स्टार होटल में मीटिंग रखी। दोनों आमने सामने बैठे, पर बात शुरू होती उससे पहले ही बीच में कूद पड़ा लच्चू। बोला, भाई लालजी भाई और तुम साथ मिलकर धंधा करो, 50-50 शेयर, इसमें सबका फायदा है। ब्रिज समझ गया लच्चू अब लालजी भाई के कैंप में जा चुका था। क्यों? क्योंकि वसुधा के प्यार में पागल था। ब्रिज ने साफ कह दिया, नहीं, हम दोनों अपना अपना धंधा अलग अलग चलाएंगे, कोई किसी के काम में दखल नहीं देगा। लालजी भाई का चेहरा लाल हो गया। उसे तो 50-50 पार्टनरशिप की उम्मीद थी। गुस्से में उठकर चला गया। मीटिंग के बाद ब्रिज ने होटल के टेलीफोन से गुलरुख को फोन किया और चौंक गया। आवाज इतनी साफ थी, इतनी क्रिस्टल क्लियर कि जैसे सामने बैठकर बात कर रहा हो। ब्रिज ने रिसेप्शन पर जाकर पूछा, ये आवाज इतनी साफ कैसे? रिसेप्शनिस्ट ने बताया, सर शहर के कुछ क्लब्स और 5 स्टार होटल्स के पास प्राइवेट एक्सचेंज होता है, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है। ब्रिज का दिमाग बिजली की तरह चला। यही है मेरा नया हथियार। उसने डगडू को बुलाया। डगडू, किसी भी 5 स्टार होटल के प्राइवेट एक्सचेंज का एक्सेस निकालो। डगडू निकल पड़ा। एक होटल की टेलीफोन ऑपरेटर से दोस्ती जमाई। नाम था सुलभा। सुलभा से दोस्ती क्या, धीरे धीरे प्यार भी हो गया और डगडू ने उसी के जरिए मटका के रिजल्ट पास करवाने का इंतजाम कर लिया। पर याद रखिए दोस्तों इस सुलभा को, क्योंकि आगे चलकर इसकी एक दर्दनाक कहानी बनेगी। अब ब्रिज ने एक और बड़ा प्लान बनाया। उसने सोचा, अगर मंत्री प्रताप राव मुझे तंग कर रहा है तो मैं इसकी कुर्सी ही हिला दूंगा। तभी खबर मिली कि ब्रिज का बचपन का दोस्त अंतुले अगले चुनाव में प्रताप राव के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। ब्रिज ने अंतुले से हाथ मिला लिया। और यहाँ एक और चालाकी देखिए, उस जमाने में सरकार ने जुआ रोकने के लिए सरकारी लॉटरी सिस्टम शुरू किया था। विजेताओं को चेक दिया जाता था और चेक भुनाने पर टैक्स देना पड़ता था। ब्रिज के आदमी ये काम करते थे। जो भी सरकारी लॉटरी जीतता उसके पास पहुंच जाते, कहते, हम तुम्हें पूरी रकम देते हैं कैश में, बिना टैक्स के, बस ये चेक हमें दे दो। विजेता खुश, बिना टैक्स के पूरा पैसा मिल गया। फिर वो चेक ब्रिज के आदमी बैंक में जाके टैक्स देकर भुना लेते। इस तरीके से ब्रिज ने अपना सारा काला पैसा सफेद कर लिया और उसी पैसे से अंतुले के चुनाव की फंडिंग की। ऊपर से जो भी मटका खेलता था उन सब ने ब्रिज के कहने पर अंतुले को वोट दिया। नतीजा, अगले चुनाव में अंतुले जीत गया और प्रताप राव की कुर्सी उड़ गई। दोस्तों सोचिए, एक अकेला आदमी अपनी मेहनत से एक मिनिस्टर को गद्दी से उतार देता है। यही था ब्रिज भट्टी का असली पावर। पर घर की समस्या का क्या? अपने भाई लच्चू को तो वो सुधार नहीं पा रहा था। तो एक बार लच्चू को एक दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी गई। उसने एक विजेता के पैसे मार लिए। बेचारा विजेता पैसे मांगने आया तो लच्चू ने उसके साथ बदतमीजी भी कर दी। वो आदमी सीधा पुलिस के पास गया। पुलिस ने लच्चू को उठा लिया। ब्रिज को खबर मिली। वो गया लच्चू से मिलने, पर छुड़ाने नहीं। बोला, जब तक तू अपनी गलती नहीं मानेगा मैं तुझे नहीं छुड़ाऊंगा, क्योंकि मेरे धंधे में धोखा बर्दाश्त नहीं है। ये मौका था लालजी भाई के लिए, सुनहरा मौका। वो सीधा थाने गया, लच्चू को छुड़वाया, अपने पाले में खींच लिया। अब लच्चू पूरी तरह से लालजी भाई का हथियार बन चुका था, ब्रिज को तबाह करने का हथियार। खबर जब ब्रिज तक पहुंची कि लालजी भाई
लच्चू को ले गया तो उसका दिल टूट गया। अपना सगा भाई दुश्मन के साथ, पर ब्रिज ने खुद को संभाला, आंसू पी लिए। अगले दिन ब्रिज घर पर था, बेटे अनमोल के साथ खेल रहा था। तभी गोदाम से फोन आया, साहब 5, 7 और 9 नंबर के ट्रिपल पना पर 1000 रुपए की बेट पड़ी है, अगर ये उड़ गई तो 10 लाख रुपए का डैमेज है। ब्रिज ने फोन रखा, उठने लगा ड्रॉ के लिए, पर अनमोल ने बाप का हाथ पकड़ लिया, जिद की, पापा आज मत जाओ, मेरे साथ खेलो। ब्रिज रुक गया। अपनी बेटे की आंखों में उसे कुछ ऐसा दिखा जो पैसों से भी कीमती था। उसने फैसला कर लिया, आज मैं घर पर ही ड्रॉ करूंगा। कार्ड्स उठाए और क्या हुआ, ट्रिपल पना उड़ गया। यानी जिसने 1000 रुपए लगाए थे वो 10 लाख रुपए जीत गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ब्रिज चाहता तो क्या कर सकता था, फोन पर झूठा नंबर बता सकता था, 10 लाख रुपए बच जाते, किसी को पता भी नहीं चलता। पर ब्रिज ने ऐसा नहीं किया, उसने सही नंबर बताया। क्यों? क्योंकि उसका उसूल था, मटका में बेईमानी नहीं। अगले दिन जब उस विजेता को पूरे 10 लाख रुपए अदा किए गए तो पूरा बॉम्बे ब्रिज की ईमानदारी का कायल हो गया। एक जुआरी जो इतना ईमानदार है। उधर लालजी भाई का धंधा लच्चू के हाथों में था। लच्चू अपने अनुभव और चालाकी के दम पर लालजी भाई को अच्छा कमा कर दे रहा था, पर साथ साथ वो ब्रिज के खिलाफ साजिश भी रच रहा। एक दिन अनमोल बाजार में पुलिस की रेड पड़ी। डगडू किसी तरह भाग निकला, सीधा ब्रिज के घर पहुंचा, पर पुलिस भी पीछे पीछे पहुंच गई। ब्रिज ने दरवाजे पर खड़े होकर साफ कहा, वारंट दिखाओ, वारंट के बिना मेरा घर सर्च नहीं कर सकते। पुलिस के पास वारंट नहीं था, मजबूरन लौट गई। इसी बीच एक नई कहानी शुरू हुई अखबार के दफ्तर में। टीपी डिसूजा अब भी मटका के खिलाफ स्टोरीज कर रहा था। एक दिन उसके चीफ एडिटर ने कहीं फोन करने की कोशिश की, पर टेलीफोन लाइन लगातार बिजी थी। डिसूजा ने मौका पकड़ा, एडिटर को समझाया, सर रात 9 बजे से 12 बजे तक इन लाइनों का क्या हाल होता है पता है? ब्रिज का मटका रिजल्ट इन्हीं लाइनों से पास होता है। अगर किसी को फायर ब्रिगेड को भी फोन करना हो तो नहीं लग सकता, घर जल जाए पर लाइन नहीं मिलेगी। एडिटर चौंका, ये बात तो गंभीर है। उसने डिसूजा को परमिशन दी, लिखो स्टोरी, पूरा भंडा फोड़ करो। और एक बार फिर मटका गैम्बलिंग लाइमलाइट में आ गई। इसी बीच एक और कहानी पक रही थी, ब्रिज और गुलरुख की। काम के साथ साथ उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था, प्यार का रिश्ता। और ये बात एक दिन बरखा को भी पता चल गई। पर बरखा ने क्या किया? चीखी, चिल्लाई नहीं, बेटे अनमोल के चेहरे को देखा और सब कुछ चुपचाप सह गई। दोस्तों, एक माँ का दिल कितना बड़ा होता है ये उस दिन पता चला। पर घर की शांति यहीं तक थी, ब्रिज के धंधे का असर उसके बेटे पर भी पड़ने लगा। सड़क पर लोग अनमोल को पकड़कर पूछते, बेटा ओपनिंग नंबर क्या है, क्लोजिंग नंबर क्या है, हैरस किया जाता। ब्रिज ने एक कठोर फैसला लिया, अनमोल को बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। बरखा को यह फैसला बिल्कुल नहीं भाया। बेटे को छोड़कर लौटते वक्त उसने ब्रिज से सीधा कह दिया, तुम्हें सच्चाई पता है, तुमने अनमोल को बोर्डिंग में इसलिए नहीं भेजा कि वो सुरक्षित रहे, तुमने इसलिए भेजा कि तुम्हारा दूसरी औरत से चक्कर है और ये बात बेटे से छुपाना चाहते हो। ब्रिज ने सफाई देने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बरखा ने मुंह फेर लिया। उधर लालजी भाई और लच्छू एक नई साजिश रच रहे थे। वो पहुंचे पूर्व मंत्री प्रताप राव के पास, उसके क्लब में मोटी डोनेशन दी। बोले, साहब ब्रिज को टिकाने लगवाइए। प्रताप राव ने डीसीपी को फोन किया। डीसीपी ने इंस्पेक्टर तुमड़े को निर्देश दिया, ब्रिज को अभी के अभी गिरफ्तार करो। तुमड़े ने ब्रिज को उठा लिया, थाने ले आया, पर ब्रिज जरा भी नहीं घबराया, शांत चेहरे से बैठा रहा। थोड़ी देर में उसका वकील पहुंच गया। वकील ने तुमड़े से पूछा, इस पर चार्ज क्या है, एविडेंस क्या है? तुमड़ा कॉन्फिडेंस से बोला, हर रात 9 बजे मटका का ड्रॉ खुद ब्रिज करता है। आज वो थाने में है तो ड्रॉ नहीं होगा, यानी आज मटका का खेल भी नहीं होगा। और यही साबित कर देगा कि ब्रिज ही इस सब का मास्टरमाइंड है। ब्रिज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने घड़ी देखी, 9 बजने में अभी आधा घंटा बाकी था। ब्रिज रिलैक्स रहा। थोड़ी देर बाद पानी मांगा। एक गार्ड ने ब्रिज और वकील दोनों को पानी दिया। जब ब्रिज पानी पीने लगा तो उसने वकील को आंख से इशारा किया। फिर दोनों ने मिलकर गार्ड की तरफ देखा। बस वकील समझ गया, उठा, बोला, मेरा यहाँ अब कोई काम नहीं है। अगर ड्रॉ हुआ तो ब्रिज निर्दोष है, अगर नहीं हुआ तो जेल तो होगी ही, कहकर चला गया। रात 9 बजे पूरे शहर के टेलीफोन सर्वर बिजी हो गए, यानी ड्रॉ हुआ। ओपनिंग नंबर निकले 5, 6, 7। वकील ने बाहर से डगडू को फोन किया, नंबर बता दिया और ड्रॉ हो जाने की खबर पूरे शहर में फैल गई। तुमड़े के पास कोई चारा नहीं बचा, ब्रिज को छोड़ना पड़ा। बाहर निकलते वक्त ब्रिज ने उस गार्ड को धन्यवाद कहा। क्या? गार्ड को धन्यवाद क्यों? अब सुनिए असली बात। उस गार्ड का बैज नंबर था 567। वही नंबर ब्रिज ने वकील को आंख से इशारे में दिखाया था और वकील ने वही नंबर डगडू तक पहुंचाकर ओपनिंग रिजल्ट के तौर पर सेट करवाया था। दोस्तों, ये था ब्रिज भट्टी का दिमाग। थाने के अंदर बैठकर हथकड़ियों में भी वो अपना खेल खेल गया। देखते देखते 2-3 साल और बीत गए। अब वक्त था 1971 का। अखबारों में अभी ब्रिज के खिलाफ खबरें छप रही थी। ब्रिज भट्टी ने देश का सबसे बड़ा जुआ सिंडिकेट खड़ा कर दिया है, देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा है, जनता के सपनों को पूंजी बनाकर पावरफुल हो रहा है। पर ब्रिज को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपना काम शांति से करता जा रहा था। अब मटका का रिजल्ट जनता तक पहुंचाने के लिए ब्रिज ने एक और जीनियस ट्रिक निकाली। वो अखबारों में फर्जी विज्ञापन छपवाता। इन विज्ञापनों में चालाकी से पिछली रात का विजेता नंबर छुपा होता। कोई भी मटका खेलने वाला आदमी विज्ञापन देखकर समझ जाता, कल का रिजल्ट ये था, और गेम पर भरोसा बढ़ता जाता। ये ट्रिक डिसूजा ने पकड़ ली, पर वो बेचारा क्या करे। डीसीपी मंत्री सब ब्रिज के सामने घुटने टेक चुके थे। उधर ब्रिज और बरखा का रिश्ता दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। पर बरखा भी कम नहीं थी। उसने अपनी हिम्मत से ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर नौकरी की तलाश में निकली। एक इंटरव्यू दिया, क्वालिफिकेशन अच्छी थी पर रिजेक्ट कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो ब्रिज भट्टी की बीवी थी। हम जुआरी की बीवी को नौकरी नहीं देंगे। बरखा टूट गई। उसका गुस्सा पूरी तरह ब्रिज पर उतरा। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उधर ब्रिज के पास एक इनकम टैक्स का नोटिस आया। टेंशन बढ़ रही थी। इसी बीच इंस्पेक्टर तुमड़े ने फिर से मटका के अड्डों पर रेड डाली। इस बार उसने ब्रिज और लालजी भाई दोनों के लोगों को उठा लिया। डीसीपी ने फोन किया, तुमड़े, प्रताप राव का ऑर्डर है, लालजी भाई के लोगों को छोड़ दो। पर तुमड़े एक ईमानदार अफसर था। उसने साफ कहा, साहब मैं बेकानूनी काम नहीं करूंगा। नतीजा, डीसीपी ने तुमड़े को सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, यही तो त्रासदी है हमारे सिस्टम की। जो ईमानदारी से काम करता है उसी को सजा मिलती है। इधर ब्रिज को मिल गया एक नया दोस्त, फिल्म डायरेक्टर मकसूद ने ब्रिज को सलाह दी, भाई सिनेमा में पैसे लगाओ, तुम्हारा पैसा भी बढ़ेगा, नाम भी होगा। ब्रिज मान गया, फिल्मों में प्रोड्यूसिंग शुरू कर दी। पर इसी बीच एक और खबर आई,
जो ब्रिज के दिल को चीर गई। लच्चू की सगाई हो गई थी वसुधा के साथ और शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी और ब्रिज को कुछ पता ही नहीं था। अपना सगा भाई और उसकी शादी की खबर तक नहीं। ब्रिज का दिल दुखा पर उसने अपना अभिमान परे रख दिया। सीधा लच्चू और लालजी भाई से मिलने गया। बोला शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं सारा खर्च उठाऊंगा। और ब्रिज ने क्या शानदार प्लान बनाया। शादी में पानी की तरह पैसा बहाया, इतना कि लोग आज तक बात करते हैं। यहाँ तक कि उसने सोचा लच्चू की शादी के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम किराए पर लूंगा, पर स्टेडियम अथॉरिटी ने साफ मना कर दिया। उस दिन इंडिया बनाम पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच है, स्टेडियम खाली नहीं है। ब्रिज फिर भी अड़ा रहा। तब एक आदमी ने धीरे से कहा, ब्रिज भाई अगर आप हमें अगले कुछ मटका गेम्स का रिजल्ट बता दें तो हम स्टेडियम आपके लिए खाली कर देंगे। ब्रिज का जवाब, आंखों में आग। उसने कहा, सुनो भाई, मेरी जान चाहिए तो ले लो, पर मटका के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। और स्टेडियम से निकल गया। पर अब ब्रिज को जिद चढ़ गई। उसने क्या किया जानते हैं? वेदर डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट किया, उनसे बारिश का पूर्वानुमान छपवाया और इंडिया पाकिस्तान के मैच का वेन्यू ही चेंज करवा दिया। बस फिर क्या था, स्टेडियम खाली। ब्रिज ने वही स्टेडियम अपने भाई की शादी के लिए किराए पर ले लिया। दोस्तों सोचिए जरा, ये आदमी कितना पावरफुल था। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का वेन्यू बदलवा देता है सिर्फ अपने भाई की शादी के लिए। पर इसी बीच एक दर्दनाक घटना घटी। याद है आपको सुलभा, वही टेलीफोन ऑपरेटर जो होटल के सर्वर से मटका का रिजल्ट पास करती थी। सुलभा इतने दिनों से ये काम कर रही थी। होटल का प्राइवेट सर्वर तेज था, इसलिए रिजल्ट आसानी से पास हो जाता था। पर रोज रोज यही काम करते करते लोगों का शक बढ़ने लगा। एक दिन पुलिस आई, सुलभा को रंगे हाथों पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया। डगलू को खबर मिलते ही वो वकील को लेकर थाने पहुंचा, पर वकील ने कागजात देखकर सिर हिलाया। भाई आज जमानत नहीं हो सकती, केस स्ट्रांग है। डगलू दौड़ा दौड़ा ब्रिज के पास गया, उसे सब बताया। पर ब्रिज शादी की तैयारियों में डूबा था। उसने लापरवाही से कहा, डग्गू अभी ये बात दिमाग से निकाल दे, बाद में देखेंगे। डग्गू सन्न रहेगी। दोस्तों यहाँ दो बातें हैं। ब्रिज के लिए सुलभा सिर्फ एक मोहरा थी, पर डगलू के लिए सुलभा उसकी मोहब्बत थी, उसकी जिंदगी थी। ब्रिज की इस बेरुखी से डगलू का दिल टूट गया। उसने उसी पल तय कर लिया, ब्रिज ने मेरा एहसान नहीं किया, मैंने ब्रिज के लिए 10 साल दिए और वो मेरी मोहब्बत की कदर तक नहीं कर पाया। इस एक पल ने आगे की पूरी कहानी बदल दी। खैर शादी की धूमधाम शुरू हुई, पूरा शहर हक्का बक्का। पर शादी के मंडप से ही सीबीआई ने लच्चू को गिरफ्तार कर लिया चीटिंग और जुए के केस में। ब्रिज और लालजी भाई ने बहुत कोशिश की रोकने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लच्चू को बांध कर ले जाया गया। लच्चू को अदालत में पेश किया गया, पर किस्मत देखिए, पहली ही सुनवाई में केस खारिज हो गया। एविडेंस नहीं थे, उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। दरअसल ये पूरा नाटक सिर्फ लच्चू को परेशान करने के लिए था। पर लच्चू को लगा ये सब ब्रिज भाई की साजिश है, मेरी शादी बर्बाद करने के लिए उन्होंने ही ये सब करवाया। अगले दिन ब्रिज ने बरखा को साथ लिया, सीधा लालजी भाई के घर पहुंचा। लच्चू के सामने हाथ जोड़े, बोला माफ कर दे भाई, मैंने तेरे साथ गलत किया। पर लच्चू का दिल काला हो चुका था। उसने सख्ती से कहा, भाई साहब अगर आपको सच में मेरा इतना ख्याल है तो एक काम कीजिए, मेरा एक जानकार है, बहुत बड़ा मालदार आदमी, फिलहाल दुबई में है, पर कुछ महीनों में लौटेगा। अगर वो हमारे धंधे में पैसा लगाए तो हम आसमान छू लेंगे। लालजी भाई ने बात आगे बढ़ाई, ब्रिज प्रशासन मेरी जेब में है, तू मैं और ये नया पार्टनर तीनों मिलकर पूरे हिंदुस्तान का जुआ चलाएंगे। ब्रिज ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। कुछ महीने बीते, अब 1973 का जमाना था। लालजी भाई और लच्चू ब्रिज को मिलवाने ले गए उस शख्स से, नाम था दारब अहमद। दारब ने ब्रिज को ऑफर दिया, भाई क्रिकेट पर बेट लगाने का धंधा शुरू करो, आने वाले वक्त में क्रिकेट बैटिंग दुनिया पर राज करेगी। अगर आज इसमें घुस गए तो हम अरबों कमाएंगे। शर्त क्या थी? सारा निवेश मैं करूंगा, तुम बस खेल चलाओ, 50-50 कमीशन। लच्चू और लालजी भाई तो खुशी से उछल पड़े, कितना शानदार ऑफर। पर ब्रिज ने साफ मना कर दिया। बाहर निकलते ही लच्चू भड़क गया, भाई आपको क्या हो गया है, इतना अच्छा ऑफर ठुकरा दिया। ब्रिज ने शांत आवाज में पूछा, तू दारब के बारे में जानता कितना है? फिर ब्रिज ने अपने आदमी को इशारा किया। उसने खुलासा किया, दारब एक स्मगलर है, हसन और लाला खान का बिजनेस हड़पने की फिराक में है। ये कोई बिजनेसमैन नहीं, ये गैंगस्टर है। ब्रिज ने लच्चू को समझाया, हम बिजनेसमैन हैं, अगर गैंगस्टर से हाथ मिलाया तो जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी चली जाएगी। दारब से दूर रह। पर लच्चू को अच्छी सलाह कहाँ पसंद आती थी। लालजी भाई ने उसका दिमाग और पलट दिया। ब्रिज तो हमेशा तुझे रोकता रहा है, तू बड़ा होना चाहता है और वो तुझे छोटा रखना चाहता है। लच्चू और जहरीला हो गया। कुछ दिन बाद ब्रिज के घर फोन आया, तुम्हें दिल्ली बुलाया गया है, अर्जेंट। ब्रिज ने सोचा दिल्ली, कौन बुला रहा है? पता चला प्रताप राव, वही पुराना दुश्मन, मुंबई में धक्के खाकर अब दिल्ली में अपनी राजनीति चमका रहा था। ब्रिज दिल्ली पहुंचा। प्रताप राव ने सीधी धमकी दी, ब्रिज दारब की पार्टनरशिप मान ले वरना तेरी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। ब्रिज ने आंखों में आंखें डालकर कहा, साहब मेरी आइडियोलॉजी से मैं 1 इंच भी नहीं हटूंगा, धमकी किसी और को देना। और बिना रुके बिना झुके निकल गया। वापसी में ब्रिज प्लेन में बैठा, घड़ी देखी 9 बजने वाले थे। याद है दोस्तों, रात 9 बजे और 12 बजे मटका का ड्रॉ होता था। अब ड्रॉ कैसे होगा? ब्रिज तो आसमान में उड़ रहा है। ब्रिज ने एयर होस्टेस से कहा, मुझे पायलट से मिलना है, जरूरी है। थोड़ी देर में पायलट बाहर आया। ब्रिज को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा, ब्रिज भाई आप यहाँ? पता चला उस पायलट ने अपनी बेटी की शादी के पैसे मटका में जीतकर पूरे किए थे। वो ब्रिज का एहसानमंद था। ब्रिज ने अपनी समस्या बताई। पायलट हंसा, भाई आज ड्रॉ प्लेन में ही होगा। ब्रिज चौंक गया, इतनी आसानी से हल? 9 बजते ही ब्रिज ने प्लेन में कार्ड्स निकाले, पायलट को कार्ड चुनने दिया, ड्रॉ हो गया। फिर पायलट ने अपनी चालाकी दिखाई, एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम के जरिए वो नंबर जमीन पर पहुंचा दिया। दोस्तों सोचिए, इस आदमी का नेटवर्क कहां कहां तक फैला था, जमीन से आसमान तक। उधर डगलू की हालत खराब थी, सुलभा की जमानत के लिए दर दर भटक रहा था, पर केस स्ट्रांग था, जमानत नहीं हो रही थी। महीने बीतते जा रहे थे और ब्रिज कोई कदम नहीं उठा रहा था। डगलू का गुस्सा अब आग बनने लगा था। और फिर दिल दहलाने वाली खबर आई, इंस्पेक्टर तुमड़े, याद है वही ईमानदार अफसर जिसे सस्पेंड किया गया था, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। पूरी जिंदगी ईमानदारी से ड्यूटी की, पर बदले में क्या मिला? अपमान, सस्पेंशन, दुख
दुख भुलाने के लिए वो शराब में डूबने लगा, जुआ खेलने लगा और एक दिन शराब के अड्डे पर रेड पड़ी। उसी के अंडर के अफसरों ने उसे गिरफ्तार किया। ये सबसे बड़ी बेइज्जती थी। कुछ गार्ड्स ने अपनी जेब से चंदा इकट्ठा करके तुमड़े की जमानत करवाई। तुमड़े रिहा हुआ। फिर वो डिसूजा से मिलने गया, पर डिसूजा काम में बिजी था, वक्त नहीं दे पाया। तुमड़े घर आया, बहुत अकेला लगा। अपमान, बेइज्जती, तन्हाई सब एक साथ उस पर टूट पड़े और एक रात इंस्पेक्टर तुमड़े ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, ये था उस सिस्टम का सच, जहाँ ईमानदार आदमी की लाश मिलती है और बेईमान फलते फूलते हैं। इधर ब्रिज को बुरी खबर मिली, साहब कुछ कैश कंटेनर गायब हैं। मटका के पैसे कहाँ रखे जाते हैं ये सिर्फ ब्रिज के बहुत करीबी लोग जानते थे। ब्रिज ने सोचा और अचानक उसे याद आया, पिछले कुछ दिनों से डगडू दिखाई नहीं दे रहा। क्या डगडू ने? और वाकई ब्रिज का शक सही था। डगडू जिसने 10 साल तक ब्रिज के लिए सब कुछ किया था, अब उसी ब्रिज के पैसे चुरा रहा था। सुलभा को जेल में सड़ते देखकर उसके अंदर की आग भड़क चुकी थी। यहाँ तक कि जो सीबीआई रेड लच्चू की शादी में पड़ी थी वो भी डगडू ने ही करवाई थी, क्योंकि ब्रिज सुलभा को छुड़ाने के बजाय लच्चू की शादी में नाच रहा था। डगडू के अलग होने की खबर लालजी भाई और लच्चू तक भी पहुंच गई। लच्चू सीधा डगडू से मिला, ऑफर दिया, हमारे साथ आजा, पार्टनर बन जा। डगडू ने सोचा, 10 साल मैंने अपनी पूरी जवानी पूरी मेहनत ब्रिज पर लुटाई और आज वो मुझे गिनता तक नहीं, बस अब बहुत हुआ। डगडू ने हाँ कह दी। उधर ब्रिज सुबह उठा, घर सूना लगा। चिल्लाया, बरखा, अनमोल। कोई जवाब नहीं। कमरे में गया, अलमारी खुली पड़ी थी, कपड़े नदारत। बरखा अनमोल को लेकर जा चुकी थी। ब्रिज के पैरों तले जमीन खिसक एक चिट्ठी पड़ी थी। लिखा था, तुम्हारा पैसे के पीछे भागना, पर किया घर से दूरी अब बर्दाश्त नहीं, मैं अनमोल को लेकर जा रही हूँ। ब्रिज एक एक करके सब खो रहा था। भाई गया, दोस्त डगडू गया, बीवी गई, बेटा गया, पर एक इंसान अभी भी साथ था, गुलरुख। एक दिन गुलरुख ब्रिज को मिलवाने ले गई पेस्टन से। पेस्टन बॉम्बे की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल, बॉम्बे कॉन्सर्न टेक्सटाइल मिल का मालिक था। पेस्टन ने सीधे बात रखी, ब्रिज टेक्सटाइल में अब पैसा नहीं बचा, मैं मिल बंद करूंगा, उसकी जगह होटल, ऑफिस बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल टावर्स बनाऊंगा। ब्रिज ने हैरानी से पूछा, तुम मिल के हजारों मजदूर, उनका क्या होगा? पेस्टन ने लापरवाही से कहा, मजदूरों के बारे में मैं नहीं सोचता, पर झगड़ा यह है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और चूंकि मजदूर तुम्हें बहुत मानते हैं, तुम उन्हें समझा दो, विरोध बंद करवा दो, बदले में तुम्हें इस प्रोजेक्ट में शेयर होल्डर बनाऊंगा। ब्रिज सोच में पड़ गया, मटका का असली बिजनेस किसकी वजह से चल रहा है? इन्हीं मजदूरों की वजह से। अगर वो इनका साथ छोड़ देगा, उसका जमीर उसे कभी माफ नहीं करेगा। ब्रिज ने मना कर दिया। ये बात गुलरुख को भी अच्छी नहीं लगी। वो चाहती थी ब्रिज डील मान ले। अब गुलरुख भी धीरे धीरे ब्रिज से दूर जाने लगी। दोस्तों, देखिए जिंदगी का खेल, जो उसूलों पर अड़ा रहता है उसे दुनिया अकेला कर देती है। उसी रात डगडू कुछ लोगों के साथ ब्रिज के टांके के बैरल चुरा रहा था। तभी ब्रिज के गुंडों ने उसे पकड़ लिया। भागते भागते डगडू सीधा ब्रिज के सामने आ खड़ा हुआ। ब्रिज ने शांत आवाज में पूछा, डगडू पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी? बस डगडू का 10 साल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बरस पड़ा, तुम्हें क्या पता भाई साहब, सुलभा जेल में सड़ रही है और तुम्हें फर्क तक नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। ब्रिज ने गुस्से में कहा, डगडू आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। डगडू भी तड़प उठा, भाई साहब याद है आपने क्या कहा था? कहा था मैं हनुमान बनकर अपनी पूंछ की आग से लंका जला दूंगा, पर आज तुम खुद रावण बन गए हो, इसीलिए तुम्हारे साथ कोई नहीं बचा। आज तुम अकेले हो, अकेले। ये आखिरी शब्द ब्रिज के दिल में तीर की तरह धस गए। अगले दिन ब्रिज मिल के सामने गया। हजारों मजदूर विरोध कर रहे थे। ब्रिज मंच पर चढ़ा, माइक थामा और कहा, भाइयों सुनो, आप लोग मटका नहीं खेल रहे तो मेरी भी कमाई नहीं हो रही, पर फिर भी मैं आपके साथ हूँ। आपकी मांगे सही है, इस आंदोलन को रुकने मत दो, लड़ते रहो। मजदूरों ने तालियां बजाई। ब्रिज के समर्थन से उनमें नई ताकत भर आई, पर ब्रिज के इस कदम ने उसके सारे दुश्मनों को एक कर दिया। प्रताप राव, पेस्टन, लच्चू, लालजी भाई सब एक मेज पर बैठे साजिश रचने। लालजी भाई बोला, अगर ऐसे ही चला तो दारा को कहकर ब्रिज को खत्म करवा दूंगा, पर प्रताप राव का दिमाग और गहरा था। उसने अखबार के एडिटर को फोन किया, बोला एक खबर छापो, ब्रिज ने इंस्पेक्टर तुमड़े को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। एडिटर ने डिसूजा को बुलाया, ये खबर लिखो। डिसूजा तो सच जानता था, तुमड़े ने ब्रिज की वजह से नहीं सिस्टम की वजह से आत्महत्या की थी, पर एडिटर ने मजबूर किया। डिसूजा ने आर्टिकल लिखा, पर अपनी जमीर की आवाज सुनते हुए उसने उसमें ब्रिज के अलावा लालजी भाई, प्रताप राव और पूरे सिंडिकेट के नाम भी शामिल कर दिए, पर एडिटर ने छापने से पहले सिर्फ ब्रिज का नाम छोड़कर बाकी सब काट दिए। डिसूजा गुस्से से तड़प गया। वो जानता था ब्रिज कोई फरिश्ता नहीं है, जुआरी है, पर फिर भी ये न्याय नहीं है। डिसूजा ने ब्रिज को गुप्त रूप से फोन किया, ब्रिज सुनो, सरकार ने इमरजेंसी जारी कर दी है, पुलिस को गोली मारने की परमिशन मिल गई है, तुम उनकी टारगेट लिस्ट में हो, संभल जाओ। ब्रिज बेचैन हो उठा। कुछ भी हो, वो अपने परिवार के साथ एक आखिरी पल बिताना चाहता था। वो बरखा के पास गया, बोला मैं मकसूद की फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, आज प्रीमियर शो है, चलोगी? बरखा ने जरूर हामी भर दी। दोनों पहुंचे प्रीमियर पर। वहाँ मकसूद ने स्टेज पर आकर फिल्म के कास्ट, क्रू, प्रोड्यूसर्स सबका परिचय कराया, सबको सम्मान दिया, पर ब्रिज को मंच पर नहीं बुलाया। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बेइज्जती थी। पूरी ऑडियंस के सामने, अपनी बीवी के सामने ब्रिज की आंखें भर आई। बरखा उठी, बिना एक शब्द कहे अकेली चली गई। ब्रिज वहीं बैठा रहा, टूटा हुआ, हारा हुआ। रात को ब्रिज अपनी कार से लौट रहा था। रास्ता सुनसान, अंधेरा। तभी सामने से गाड़ियां, दाराब के आदमी, गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां। ब्रिज के ड्राइवर ने फुर्ती दिखाई, गाड़ी मोड़ी। ब्रिज किसी तरह बच गया, पर उसके एक आदमी के कंधे पर गोली लग गई। ब्रिज ने पनाह ली रुक्मिनी के तोशक कारखाने में। ये कारखाना सिर्फ ऊपर से ही दिखता था।
था। अंदर क्या था? तोशकों के अंदर भरा हुआ मटका का करोड़ों का काला पैसा। गोदाम में कतार कतार तोशकें, हर तोशक में नोटों के बंडल। ब्रिज बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। पुलिस देखते ही गोली मार सकती थी। ब्रिज एक तोशक पर बैठ गया, सोचने लगा, इतना पैसा, इस सब के पीछे भागा मैं, और आज मेरे पास क्या है? न भाई, न बीवी, न बेटा, न दोस्त, सिर्फ ये तोशकों में भरा पैसा। उसकी आंखों से आंसू ढलकने लगे। ये पैसा आज कोई मोल नहीं रखता, सब कुछ खो दिया मैंने। कुछ दिन ब्रिज छुपता छुपाता भटकता रहा। एक दिन वो अपने बेटे अनमोल से मिलने बोर्डिंग स्कूल गया। बेटे को देखने का मन तड़प रहा था, पर अनमोल ने ब्रिज को देखा और मुंह फेर कर अंदर भाग गया। अपना ही बेटा, अपना ही खून। उस एक पल में ब्रिज की सारी उम्मीदें मर गईं, सारी आशाएं चकनाचूर हो गईं। वो घर लौटा, नहाया, अपने आइकॉनिक कपड़े पहने, वही कपड़े जिनमें वो हमेशा पहचाना जाता था। फिर फोन उठाया, डीसीपी को मिलाया, शांत आवाज में बोला, मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। थोड़ी देर में पुलिस फोर्स पहुंच गई, पर पुलिस के आने से पहले ब्रिज ने एक आखिरी फोन किया रुक्मिनी को। जीप में चढ़ने से पहले ब्रिज ने अपनी सिगरेट और माचिस रुक्मिनी के हाथ में थमा दी। आंखों से इशारा किया, जरूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल करना। रुक्मिनी समझ गई, सब समझ गई। उसी रात दाराब के आदमी रुक्मिनी के गोदाम पहुंचे। उन्हें पता था ब्रिज का सारा पैसा यही है, पर रुक्मिनी ने ब्रिज का इशारा याद किया। उसने माचिस जलाई और पूरे गोदाम में आग लगा दी। करोड़ों रुपए, नोटों के पहाड़, सब खाक। ब्रिज का उसूल साफ था, अगर ये पैसा मेरे काम का नहीं तो किसी के भी काम का नहीं। उधर ब्रिज को जेल ले जाया जा रहा था, पर जेल में पहले से ही हत्यारे तैनात थे। एक ने ब्रिज पर गोली चलाई, पर किस्मत से गोली मिस फायर हो गई। पुलिस ने उस हत्यारे को काबू कर लिया, पर दूसरे ने सीधी गोली। ब्रिज बुरी तरह जख्मी हो गया और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का वो सीन जिसे हमने शुरुआत में देखा था। खून में लथपथ ब्रिज को एम्बुलेंस में डाला गया। सायरन बजते हुए अस्पताल की तरफ रवाना हुई और एम्बुलेंस के अंदर वही दो गार्ड बेशर्मी से ब्रिज की जिंदगी और मौत पर सट्टा लगा रहे थे। ये मरेगा, ये बचेगा। पर दोस्तों, ब्रिज भट्टी इतनी आसानी से मरने वाला आदमी नहीं था। वो मटका किंग था, लंबी रेस का घोड़ा। बेहोशी में भी ब्रिज ने हाथ हिलाया जैसे इशारा कर रहा हो, मैं लौटूंगा, सबको देख लूंगा, बदला लूंगा। शायद वो एक बार फिर लौटेगा और इस बार नए रंग रूप में। दोस्तों, यहाँ पर मटका किंग के पहले सीजन की कहानी खत्म होती है, पर देखा